बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट लिटरेरी थ्योरीज जो हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स अटैच हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के साथ उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम ये देखेंगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म किस तरह से पोस्ट मॉडर्निज्म की इंपॉर्टेंट यानी एक समझने के पार्ट बन गया, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का डीकंस्ट्रक्शन के साथ क्या ताल्लुक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ डेरिडा बहुत मशहूर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरिस्ट कहलाए जा सकते हैं। अगर चाहे में बहुत सारे जो राइटर या क्रिटिक हैं उन्होंने अपने आप को पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहलवाने से इनकार किया, लेकिन फिर भी उनके आइडियाज जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म के बरखिलाफ देखते हैं। हम थोड़ा सा स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा हम अपने जो आज का टॉपिक है उसको हम फोकस करेंगे शुरू के जो इब्तदाई चंद मिनट्स हैं वो सिंप्लीफाई करने में, और बाद में इसके जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं उनको समझने के लिए हमने फिक्स किए रखें। तो इसलिए पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा। अगर स्कॉलरली डेफिनेशन के मुतालिक बात की जाए तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मकसद ये है कि एक पावर रिलेशन को कम्युनिकेशन में कैसे जो है एनालाइज किया जाए, डिस्क्राइब किया जाए। ताकत का महवर क्या है, और ताकत का महवर किसी चीज को बना कैसे लिया गया है, डिस्कोर्स के जरिए या ट्रुथ समझकर किसी भी बात को। इसके साथ साथ दूसरी डेफिनेशन देखिए कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ये मानते हैं कि जो नॉलेज जो समझा जा चुका है उसको मुख्तलिफ तरीकों से इंटरप्रेट किया जा सकता है, उसको मुख्तलिफ तरीकों से समझा जा सकता है। मुख्तलिफ लोगों का समझने का तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है, इसलिए किसी एक ट्रुथ को फाइनल कह लेना या टोटलिटी समझ लेना किसी बात को भी, ये जो है वो मुमकिन नहीं होगा। इसका आगाज हमें फ्रांस में होता हुआ नजर आता है, और इस थ्योरी का दर हकीकत जो क्रिटिसाइज करने का जो एक टारगेट है वो ताकत या प्रिविलेज किस किस तरह किसी चीज को दिए दिया जाता है। जैसा कि बाइनरी ऑपोजिशन में हमेशा से किसी एक चीज को प्रिविलेज कहा जाता है, गुड वर्सेस इवल में, या डार्कनेस वर्सेस ब्राइटनेस में, या स्लेवरी वर्सेस फ्रीडम में एक चीज को प्रिविलेज कहा गया। और वो प्रिविलेज क्यों कहा गया, वो इसके पीछे एक स्ट्रक्चर को तलाश किया गया और कहा उस स्ट्रक्चर या उस जो आइडिया को एक फिक्स करके किसी भी बात को प्रिविलेज का आइडिया दे दिया गया। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि ये आइडियाज जो हैं ये कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। सेंट्रल क्वेश्चन ये कि इल्म का ताकत का महवर किसके पास, और ये ताकत दर हकीकत में आई कैसे इनके पास, और इसको कैसे जो है विल्ड किया जाता गया, नॉलेज को कैसे जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा अपने पर्पस के लिए। क्या वाकई ही हकीकत में किसी सच्चाई का मुमकिन है, क्या सच को डिफाइन भी किया जा सकता है, ये वो सवालात हैं जो पूछे जाते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट चैलेंज करते हैं जो रिजिडिटी है किसी भी मीनिंग के अंदर, कि भी किसी भी टेक्स्ट को सिर्फ एक एस्पेक्ट से अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, और यूनिवर्सल ट्रुथ को जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से इंटरप्रेट किया जा सकता है। ये चैलेंज करती है स्ट्रक्चरलिस्ट के उन टेनेट्स को, जैसे बाइनरी ऑपोजिशन के आइडियाज वगैरह को। लैंग्वेज एक रिलायबल टूल नहीं है, लैंग्वेज बिल्कुल भी एक रिलायबल टूल नहीं है। तो लैंग्वेज इम्परफेक्ट है, क्योटिक मीडियम है, ठीक है, आप ये कह सकते हो। और बेसिकली जो देर इज नो परफेक्ट लैंग्वेज, बेसिकली कोई परफेक्ट लैंग्वेज नहीं है, कोई चीज नहीं है। द ओनली थिंग वी हैव इज जस्ट डिफरेंस। डिफरेंस यानी पोस्टपोनमेंट ऑफ आइडियाज और पोस्टपोनमेंट ऑफ फिलोसफीज। हम ये बताते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट के जो नॉलेज है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय आइडियोलॉजीज ऑफ विच वी आर अनअवेयर, क्योंकि लैंग्वेज या आइडियाज को जो है ना वो इट हैज बिकम बिल्ट इनटू आवर लैंग्वेज, और फिर हम इसको सच मान लेते हैं। किसी भी आप प्रोपोनेंट ले लें किसी भी फिलोसफी का, और वो किस तरीके से लैंग्वेज का पार्ट बना और इसको सच तस्वुर कर लिया गया, हालांकि इसके लिए और भी तरीके थे। अब मजीद आगे जाने से पहले मैं एसेंस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म के मुतालिक बात करना चाहूंगा कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। स्ट्रक्चरलिज्म ये है कि चीजों को अकेले से नहीं समझा जा सकता, और उनको समझने के लिए हमने लार्जर स्ट्रक्चर यानी लार्जर आइडियाज को जिनका वो हिस्सा है उनको देखा जा सकता है, और वो किस तरीके से स्ट्रक्चर का हिस्सा बनकर लैंग्वेज का लैंग्वेज में यानी आप समझ लें कि किसी बात को कन्वे करते हैं। सिंप्लीफाई करूंगा इसको अब मैं। सिंप्लीफाई अगर हम करें कि स्ट्रक्चर क्या है दर हकीकत में, स्ट्रक्चर आप यूं समझ लें कि आपके रिलेशनशिप बिटवीन कोई ले लें, बेयर का वर्ड ले लें अपने दिमाग में, और जो आपके दिमाग में एक आइडिया आ रहा है वो एक स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है। यानी आपने सिग्निफायर बोला, कोई स्पोकन वर्ड बेयर, और जो मेंटल इमेज आई आपके वो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है।
तो दर हकीकत तो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो भी इसी तरह मुआशियाती निज़ाम, शादी ब्याह और पैसों की जो अदम मसावत की तंजीम या कॉलोनियल या पोस्ट कॉलोनियल की जो मुज़ाहमती तहरीकें हैं, उनके ऊपर ठहरा हुआ है। इसी तरह जो हम नॉवल या लिटरेचर में ड्रामा पढ़ते हैं तो उसका जो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है वो भी एक स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, जैसे एक्सपोजिशन, राइजिंग, फॉलिंग, एक्शन वगैरह। प्लॉट की जो थीम्स हैं, ड्रामेटिक वर्क जो भी है, वो भी दर हकीकत में ग्रैंड नैरेटिव्स या सिस्टमैटिक बिलीफ जो हम पढ़ चुके हैं, जिनको आप रेफरेंशियल कह सकते हैं, उन्हीं के ऊपर बेस करता है। यूं इसी तरह यूं भी कह सकते हैं कि ये तमाम चीजें कम्बिनेशन है वेस्टर्न थॉट या एथिक्स या पॉलिटिक्स या सियासी मौजूआत को, जिनको हम समझ चुके हैं, उन्हीं की बुनियाद पर हम चीजों को स्ट्रक्चरलिज्म की बुनियाद पर समझने की कोशिश करते हैं। बाइनरी ओपोजिशन हो गया, या ये स्ट्रक्चर के हम समझते हैं गुड वर्सेस इविल, मैन वर्सेस वुमेन, स्लेव वर्सेस फ्री मैन, इनसाइड आउटसाइड वगैरह, रिच या पुअर। तो ये वो स्ट्रक्चर है जो एसेंस हमें नजर आता है। जब अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की अब हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इसके मुतालिक, या इन आइडियाज के मुतालिक जो मैं अभी कह चुका हूं आपको। तो जनाब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट रिजेक्ट करते हैं इन तमाम बातों को जो मैं अभी कह चुका हूं कि प्री एस्टैब्लिश्ड सोशली बिल्ड स्ट्रक्चर को, इंटरप्रेटिंग मीडिया या टेक्स्ट या वर्ल्ड आपकी दुनिया को। वो ये कहते हैं कि ये जो आइडियाज हैं ये कंस्ट्रक्ट है। कंस्ट्रक्ट से मुराद यूं समझ लें कि जेंडर रोल्स जो हैं, कि कोई भी शख्स पैदाइशी तौर पर वो ऐसे पेट्रियार्क नहीं होता, बल्कि सोसाइटी उसको एक बना देती है, उसको एक फिक्स कर देती है उसके साथ एक स्ट्रक्चर की वजह से। ये नहीं, आप अब इसको अगर क्रिटिसिज्म में देखें तो आप ऑथर के बजाय जो है वो रीडर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो इसके ऊपर फोकस करते हैं। अब अगर मजीद इसका एक्सप्लेन करें तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो सच्चाई, ट्रुथ या पावर को जानने के मुतालिक है, किसके पास पावर है, किसका इसका इस्तेमाल करता है। लिटरेचर का कोई सिंगुलर मीनिंग नहीं है, फिक्स नहीं है इसको, ठीक है। मिसाल भी दूंगा अब आपको। मसलन किसी भी चीज को समझने के लिए आपको पहले तो उस चीज को, ऑब्जेक्ट को समझना है और फिर उस नॉलेज को समझना है। मसलन किसी भी सकाफत का जायजा लेने से पहले बजाय कर ये समझने के लिए कि वो गलत है, मसलन आप कहें कि ये जो कल्चरल प्रैक्टिस है ये तो बहुत गलत है या ये नहीं होनी चाहिए, तो बजाय कि आप उसको गलत या इम्परफेक्ट समझ लें, आप उसको कल्चरल प्रैक्टिस के साथ रिलेट करेंगे, कल्चरल रिलेटिव, और उनके मुताबिक ट्रूथ है वो, आप अपने मुताबिक बेशक झूठ समझते हैं। एक और मिसाल समझ लें, आपका सच और मेरा सच अलग अलग है और आपका झूठ और मेरा झूठ अलग अलग है। तो यूज सिंपल एग्जांपल कि क्रिश्चियन गॉड और हिंदू गॉड की कंसेप्ट अलग है और दोनों इसको दुरुस्त मानते हैं। और तो फिर अब समझने में ये मसला है कि किसका खुदा सच्चा है, हुज गॉड इज रियल। तो ट्रुथ जो है वो कल्चरल रिलेटिव भी है, और इस तरह से, यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये आइडियाज जो हैं वो किस तरह से रिलेट कर रहे हैं और अलग अलग भी हैं। तो हम फाइनलिटी या टोटलिटी पे तो नहीं पहुंच सकते किसी भी बात पे कि भाई फाइनल ये चीज है। इसी तरह क्लाइमेट चेंज कौन कसूरवार है इसका, मैन मेड है या नेचुरल है, स्लेवरी मैन मेड है या नेसेसरी इविल है। तो ये दोनों आइडियाज हैं जिनको आप समझ सकते हैं। इसी तरह पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट वो समझते हैं कि जो लोग ताकत में मौजूद हैं, वाइट प्रिविलेज क्लास या मिडिल अपर क्लास, उनके पास पावर है, पॉपुलर डिस्कोर्स के जरिए वो कंट्रोल कर लेते हैं कि किसको क्या बात पहुंचानी है, समझानी है या किस तरह से। तो इस तरह से सही बात तो पहुंच ही नहीं पाती। कंक्लूजन ये है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट समझते हैं कि जो नॉलेज है उसको मुख्तलिफ तरीकों से उनको समझा जा सकता है, परसीव किया जा सकता है, ठीक है। और it can be turned into various ways of thinking and knowing. So it aims to analyze power relation in communication. अभी भी समझ नहीं आई है तो मजीद टेक्निकल टर्म्स के लिए तैयार हो जाएं, जो कि मजीद एडवांस रीडर्स के लिए हैं। अब मजीद समझने के लिए आपको थियरिस्ट का भी और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके लिए भी बात शुरू करूंगा। ये फोकस करती है कि किसके पास ताकत है, किसके पास नहीं, और इसका आइडिया कहां से आया ताकत का, या किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का समझ लें। It thinks power works through language. जिसको who control what is said, written and read in the classroom. ये इस चीज पे फोकस करती है कि जो ट्रुथ है वो पावरफुल पीपल जो है उनसे, वो इसको दर हकीकत में कंट्रोल करते हैं। अगर हम लोगों को इजाजत दें कि वो अपनी चीजों को अपने मुताबिक समझ लें या परसीव कर लें, तो दर हकीकत जो ट्रुथ है वो सेल्फ एविडेंट हो जाएगा, लेकिन फाइनलिटी ऑफ ट्रुथ तक पहुंचना फिर भी हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। चलें अब हम कुछ मेन आइडियाज को डिस्कस करते हैं, जिसमें डिस्कोर्स है, ट्रुथ है, और उसके बाद फाइनली पावर है।
हमारे पास एक डोमिनेंट डिस्कोर्स है जिसको समझ लिया जाता है कि ये पॉपुलर डिस्कोर्स है, ठीक है, और उसको सच मान लिया जाता है। अल्टरनेटिव डिस्कोर्स भी होता है लेकिन बहुत सारी वॉइसेस नहीं पहुंच पाती। तो डिस्कोर्स आप समझ लें कि एक प्रेफरेबली अ वे ऑफ स्पीकिंग या स्पोकन मीडियम या किसी भी तरीके से। तो डिस्कोर्स एक मॉडल सब करता है डीकंस्ट्रक्शनिस्ट के लिए कि वो इस डिस्कोर्स को एनालाइज कर सके और डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर जब ये डिस्कोर्स है वो एक टाइम में ट्रुथ बन जाएगा या ट्रुथ के तौर पर इसको ट्रीट किया जाएगा, यानी वाइड हेल्ड बिलीव्स जो हैं वो दे आर टेकन फॉर श्योर। उनको अब देख रहे हैं कि डिस्कोर्स चेंजेस टू पॉपुलर ट्रुथ, और फिर डोमिनेंट डिस्कोर्स क्या बन जाते हैं, सच बन जाते हैं। लेकिन डीकंस्ट्रक्टिस्ट जो है वो ये कहते हैं, या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरिस्ट वो ये कहते हैं कि जो ट्रुथ है वो तो सेटल ही नहीं हुआ, वो तो उसकी तो कोई फाइनलिटी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह पॉपुलर डिस्कोर्स को ट्रुथ समझ लिया गया। तो इसी तरह लोगों के नजदीक डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाट इज ट्रुथ, जिसकी मैंने अभी आपको मिसाल दी, क्रिश्चियन गॉड और हिंदू गॉड की कंसेप्ट आप समझ लें। और भी इस तरह से चले और मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि आप समझते हैं कि गुलामी होनी चाहिए क्योंकि ये आपका हक है, और इसके पीछे दर हकीकत में वजह यह है कि आप साउथ अमेरिका के एक वाइट अपर क्लास घराने में पैदा हुए, इसलिए आप ऐसा सोचते हैं। अब इसी तरह अब इसको हम सियासत में भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आप समझते हैं कि आपकी सियासी जमात या आपके बताए गए पॉलिटिकल फैक्ट सच हैं क्योंकि आपके जो आइडियाज हैं दरकीकत में उन लोगों की वजह से शेप किए जा रहे हैं जिनके पास आप उठते बैठते हैं सारा दिन। तो आप पॉपुलर डिस्कोर्स को, चाहे वो प्रोपागेंडा हो या किसी तरीके से भी वो किया जा रहा हो, वो आपको सच समझ लेंगे। इसी तरह आपको बताया जाता है कि खातन का काम है कि वो घर के काम संभालेंगी या डिश वॉशिंग करेंगी या चाइल्ड बियरिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी है, बहरहाल। तो क्योंकि आप सारी जिंदगी एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहे हैं और इस स्ट्रक्चर का हिस्सा रहे हैं जिसमें आपको ये बात कही गई है, हालांकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि ये सारे आइडियाज जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और इनको डीकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। तो देयर इज ऑलवेज अ ट्रूथ अप फॉर डिबेट। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो है अनचेंजेबल, वो आप यूं समझ लें कि वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट सीम टू एग्जिस्ट। अपार, पहले डिस्कोर्स पे ट्रुथ, अपार, अब ये ताकत का जरिया बन गया ये सारी चीजें मिलकर। तो ट्रुथ इज शेप्ड बाय डिस्कोर्स, यही सच जो डोमिनेंट डिस्कोर्स है वो फिर आप समझ लें कि डिस्कोर्स के बाद आया और फिर उसके बाद ये ताकत का जरिया बन गया, और दो लोग जिनके पास ताकत है वो इसको कंट्रोल करते हैं और फिर कंट्रोल ये भी करते हैं कि किसके पास क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए। और ये तमाम चीज फैलाने में आपके क्लासरूम के टेक्स्ट बुक, आपके टीचर्स और पॉलिटिशियन और मैस मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है फॉल्स ट्रुथ फैलाने में। हालांकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ये कहते हैं कि ट्रुथ तो ऐसे है जैसे ग्रास की तरह, वी कैन नॉट फाइंड इट्स ओरिजिनल सीड। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में बात करते हैं वो किस तरह से। मिचेल फोको क्या कहते हैं, मिचेल फोका कहते हैं कि बहुत सारे डिस्कोर्स हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, जैसे मेडल्स एंड सिविलाइजेशन अपनी किताब में कहते हैं कि रेनेसांस के दौर में पागल आदमी को यानी सियाना आदमी समझा जाता था, कोई मेंटली रिटॉर्डेड आदमी है तो उसको समझा जाता था बड़ा मलंग आदमी है, बड़े पहुंची हुई हस्ती है। लेकिन ऐसा ऐसा जब लोगों को इल्म आया तो वो डिस्कोर्स बदलता गया और लोगों को समझ आ गया कि मैडनेस की कोई तरीके और भी हैं या वजह है इसके, फिर साइंटिफिक तरीकों से उसका इलाज वगैरह का तरीकाकार भी शुरू किया गया। इसी तरह सेक्सुअलिटी के बारे में भी हमारे आइडियाज बदलते रहे कि किस तरह से मिडिल एज में चर्च ने मैरिज या इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शन है उसको कंट्रोल करके रखा, लेकिन आज सेक्सुअलिटी को ओपनली डिस्कस किया जाता है और उसके जो आइडियाज उसके मुतालिक वो भी चेंज हो गए। इसी तरह पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरीज ये भी कहते हैं कि आज से 400-500 साल पहले किसी वर्ड का जो मतलब था वो क्या था और अब उस मतलब को चेंज कर लें तो फिर खुद ही बात समझ लें कि आप किसी भी चीज को हम फाइनल तो समझ नहीं लेते, चीजों का आइडियाज और मीनिंग कॉन्स्टेंटली बदल रहे हैं। यॉर्क डेरिडा, इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट, वो ये कहते हैं कि जो नॉवल, मूवीज या जो टेक्स्ट बुक हैं इनको किसी भी तरीके से किसी भी पहलू से जांचा जा सकता है। रीडा अपने इन आइडियाज के कोई सेंटर नहीं है, इनडिटर्मिनेंसी, नो फाइनल मीनिंग या नो बाइनरी अपोजिशन के हवाले से मशहूर है, इनको मजीद भी जाकर हम देखेंगे। जेडिथ बटलर वो ये कहते हैं कि जेंडर का जो रोल है वो दर हकीकत में एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है और लोगों के लिए नुकसानदेह है। जैसे मर्दों को बताया जाता है कि आप ताकतवर हैं, खवातीन को बताया जाता है आप घरेलू काम करें, दर हकीकत में ये हमें बचपन से सिखा दिया जाता है। तो adult treat us differently depending on our gender, trying to push us into acting like men or women.
तो ये एक स्ट्रक्चरल नोशन को डीकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि ये दर हकीकत में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं आइडियाज, ये ठीक है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इसको क्रिटिसाइज करती है। जूडिथ बटलर इसको कहते हैं कि वी शुड स्टॉप फोर्सिंग जेंडर नॉर्म्स ऑन चिल्ड्रन बिकॉज जेंडर इज ओनली कंस्ट्रक्टेड थ्रू डिस्कोर्स। किसको क्या करना है, किसको नहीं करना, डूइंग जेंडर, जिसको हम अमूमन कॉमन इसमें कहते हैं। तो जेंडर नॉर्म्स, मैन बिकम्स डॉक्टर, और उनको बॉय की तरह या मैस्कुलिन कहा जाता है, लड़कों को कहा जाता है भाई रोना नहीं है, मर्द बनो। खवातीन को कहा जाता है तुम कमजोर हो या घर में रहो या वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली एक वो बेसिकली एक ऐसे स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट हुआ है जो कि सालों साल, सदियों साल पुराना है। अब इंपॉर्टेंट थ्योरीज में हमारे पास रोला बार्थ भी है, जिसने डेथ ऑफ आर्थर के नाम से एक आर्टिकल लिखा और उसने कहा कि ये एक रीडर के ऊपर है कि वो टेक्स्ट को किस तरीके से इंटरप्रेट करता है, समझता है या उसको एनालाइज करता है। तो डेथ ऑफ आर्थर के साथ वो बर्थ ऑफ रीडर का भी ऐलान करते हैं कि अब आइडियाज को इंटरप्रेट करना रीडर की जिम्मेदारी है। अब कुछ की आइडियाज हैं, उनके मुतालिक अब हम बात करेंगे। उनको हम डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेशन एक ऐसा तरीका जिसमें हम किसी भी साइन को देखकर मीनिंग के प्रोसेस तक पहुंचते हैं, लिंग्विस्टिक में पहुंचते हैं। दर हकीकत में जो टाइप ऑफ मीनिंग है वो बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द थिंग दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड। मसलन आप अगर किसी दरख्त की बात करें तो दरख्त किसी भी तरह का हो सकता है, पाइन, ओक, रेडवुड ट्री, और दरख्त की लोकेशन कहाँ है, बाहर वाला दरख्त, अंदर वाला दरख्त, कहाँ का दरख्त, किस जगह का दरख्त। तो ये तमाम बातें दर हकीकत में इस चीज को कंफ्यूज कर देती हैं कि असल में दरख्त है कौन सा। यही पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरीज का बयानिया है। वो ये कहते हैं कि इन ऑपोजिशन को चैलेंज करते हुए कि कोई भी सिग्निफायर, यानी साइन के बाद जो सिग्निफायर है वो इट डज नॉट लीड टू, आई एम सॉरी, वो कहता है कोई भी सिग्निफायर इट डज नॉट लीड टू कंक्रीज टोटलाइज सिग्निफाइड, मुकम्मल मेंटल आइडिया तक नहीं पहुंच सकता, बल्कि एक सिग्निफायर दूसरे का इशारा करेगा, दूसरा सिग्निफायर तीसरे का। तो यही चेनलेस प्रोसेस है ये, जो चलता रहेगा सिग्निफिकेशन का। तो फिर सिग्निफाइड जो आप समझोगे उसको समझने के लिए भी मजीद एक और आपको सिग्निफायर की जरूरत होगी, और फिर सिग्निफायर सिग्निफायर सिग्निफायर। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस स्टिल। वी कैसे कह सकते हैं कि इतने कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में हम किसी टोटलिटी या फाइनल पर पहुंच चुके हैं बात पर, ये वो समझाना चाह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको समझाने के लिए मैं कुछ जरूर मिनट लूंगा आपके। लोगोसेंट्रिज्म, लोगो का मतलब वर्ड और सेंटर का मतलब स्पोकन वर्ड, डेफिनेटली, क्योंकि क्लाउड लेवी स्ट्रॉस या जो है फर्डिनांड द साशर जैसे जो थ्योरिस्ट है वो ये समझते थे कि जो स्पोकन लैंग्वेज है ना उसको प्रियोरिटी है और रिटर्न को नहीं प्रियोरिटी, रिटर्न लैंग्वेज इज नॉट रिफाइंड वगैरह। तो अब जबकि यॉर्क डेरिडा वो कहते हैं कि जो लोगोसेंट्रिज्म है वो एक मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस है, यानी लोगों की एक डिजायर है कि वो किसी भी चीज को ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड के तौर पर समझ लें, कि ऐसी चीज जो यूनिवर्सल हो, एक ऐसा ग्राउंडेड बिलीफ या फिलोसफिकल बिलीफ जिसको वो सच मान ले, एक आइडिया। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको ये समझ लेना कि अल्टीमेट रियलिटी या सेंटर ऑफ ट्रुथ जो है वो हमारे तमाम थॉट्स या एक्शंस को कंट्रोल कर सकती है, ये बेहकीकत लोगोसेंट्रिज्म और ये पुराना कंसेप्ट है। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इसके खिलाफ है, यानी इसका क्रिटिक पेश करते हैं। डेरिडा को ये लोगोसेंट्रिज्म पसंद है, वो रिलेशनशिप यानी वर्ड और उसके मीनिंग को जो है वो खराब करता है, उसके लिए फ्री प्ले का वर्ड इस्तेमाल करता है कि इन दोनों के दरमियान फ्री प्ले, यानी वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स, और इसी तरह वो अल्फाजों को अपनी मर्जी से चुनते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। डेरिडा ने लोगोसेंट्रिज्म को इस ऐसे बिलीव को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जो अरसे से पाया जाता है कि देयर इज एन अल्टीमेट रियलिटी और सेंटर ऑफ ट्रूथ दैट कैन सर्व एज द बेसिस फॉर ऑल आवर थॉट्स एंड एक्शन। अब याद रखें कि ये लोगोसेंट्रिज्म का जो आइडिया है ना, ये इसका क्रिटिक प्रेजेंट यानी दे रहा है, तज्जिया पेश कर रहा है, यानी क्रिटिसाइज कर रहा है, इसको प्रेजेंट नहीं कर रहा कि प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये। तो logocentrism is not an idea that is associated with post-structuralist. Basically, logocentrism has been there all around the centuries. तो ये उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। डेरिडा कहता है कि जो सेंटर सीकिंग जो एक टेंडेंसी है उसको क्वेश्चन किया फ्रेडरिक नीचे ने, जिसने कहा कि भी कि डेथ ऑफ गॉड को उसने रिप्लेस किया गॉड विद सुपरमैन। और इसी तरह एक और जो फिगर है जिसने लोगोसेंट्रिज्म को चैलेंज किया वो सिगमंड फ्राइड है, जिसने कहा हमारा कॉन्शियसनेस नहीं,
बल्कि हमारा अनकॉन्शियसनेस जो है वो कंट्रोल करता है हमारी सेक्सुअल डिजायर्स और हमारे उसको यानी मोटिव्स को। तो यानी आप देख लें पॉपुलर एक स्ट्रक्चरल बिलीफ को इन दो थ्योरीज ने और भी इसी तरह हाइडेगर ने भी इसको चैलेंज किया। तो दरहकीकत में जो स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरिस्ट है वो ये कहते हैं कि किसी भी चीज है, ये एक चीज पकड़ लें आप, इसका एक सेंटर जो है वो चाहिए होता है किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए। लेकिन जब वो चीज मुकम्मल हो जाती है तो फिर सेंटर एस्केप हो जाता है और फिर समझ नहीं आती कि सेंटर कहाँ पर रहेगा। तो जैसा कि बाइनरी थ्योरी जैसे स्ट्रक्चरलिज्म की जो आइडियाज है, लाइट वर्सेस डार्क, मेन वर्सेस वुमेन, ब्लैक वर्सेस वाइट, ये सिंपली कंस्ट्रक्शंस हैं, ये कंस्ट्रक्ट किए गए आइडियाज। इनकी कोई हकीकती कोई ग्राउंडिंग फाउंडेशन या बेसिस नहीं है कि वाइट क्लास वाला जो है वो प्रिविलेज है और ब्राउन वाला जो है वो अनप्रिविलेज है, या वो बुरा है, उसकी कास्ट बुरी है, समझ रहे हैं आप? या रेशियल सिस्टम को आप देख लें तो इसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब आगे चले, वो कहता है कि भी कोई भी सिग्निफाइड जो है ना वो इज नॉट फिक्स्ड, मतलब जो आपने कोई समझ लिया है कोई सिग्निफाइड, वो जो है वो फिक्स नहीं है। तो सिग्निफाइड को समझने के लिए भी आपको एक जो है उसको भी आप समझ सकते हो, उसको भी मीनिंग चाहिए और फिर उसको सिग्निफायर चाहिए, और सिग्निफायर के बाद मजीद सिलसिला एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल निकलता है। और जब एक सिग्निफाइड को अपना आइडिया समझाने के लिए किसी सिग्निफाइड की जरूरत है, तो फिर आप यूं समझ लें कि चेन प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इसका यूं समझ लें कि कोई सेंटर नहीं है, कोई टोटलिटी नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है, कुछ नहीं है। जैसा कि डब्ल्यू बी येट्स ने कहा कि थिंग्स फॉल अपार्ट, सेंटर कैन नॉट होल्ड। तो वो कहता है वेयर इज सेंटर, सेंटर नहीं है हमारे पास, और सेंटर का जो वजूद है वो क्वेश्चनेबल है। इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि एक गांव है, उस गांव में 100 लोग रह रहे हैं और एक बार्बर है जो सबके बाल काटता है। अब सवाल ये उठता है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरिस्ट ये पूछते हैं कि 100 लोगों के बाल काटने के लिए एक नाई मौजूद है, लेकिन नाई के बाल कौन काटता होगा? तो ये सवाल है, ये सारा ये नहीं आप समझ लें कि उस स्ट्रक्चर को हिला देने वाली बात है। रिलीजन के मुतालिक भी कुछ एलिमेंट्स है दैट आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम समझें तो जो सिग्निफायर्स हैं उनको अगर समझना है तो दर हकीकत में दूसरे सिग्निफायर्स के जरिए ही समझा जा सकता है। तो ये कंसेप्ट इस लोगोसेंट्रिज्म के साथ, अब हम मजीद इसको आगे चलते हैं। ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड क्या है? एक ऐसा एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे हम किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए अमूमन कोई एक्सटर्नल रेफरेंशियल पॉइंट यूज करते हैं अपनी फिलोसफी में या थ्योरी में या किसी भी टॉपिक में, जो कि हमें अल्टीमेट मीनिंग या सेंटर या टोटलिटी के बारे में अलाउ करता है, इजाजत देता है किसी भी बात को, कॉलोनियल रिस्पेक्ट, पोस्ट कॉलोनियल रिस्पेक्ट वगैरह, गॉड, रिलीजन, फिलोसफी, ह्यूमैनिटी वगैरह, या मैन को सेंट्रल पॉइंट बना ली जाए रेफरेंशियल तरीके से। तो डेरिडा इस चीज को क्रिटिसाइज करता है कि कि ये जो आइडिया है ना ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड, कि भाई ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड हमें अल्टीमेट मीनिंग प्रोवाइड करेगा और इट वुड बी द ओरिजिन ऑफ रीजन, वो इसको क्रिटिसाइज करता है। कैसे क्रिटिसाइज करता है वो देखेंगे। कहता है कि कोई अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, कोई यूनिफाइंग एलिमेंट नहीं है, कोई अल्टीमेट रियलिटी नहीं है जो कि इवन के ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड भी है, जो कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल आप रिलीजियस ले लें कोई भी, वो है ही नहीं, उसका वजूद नहीं है। कहते हैं कोई टेक्स्ट जो है इन इन द लाइट ऑफ दिस फैक्ट हैज ऑलमोस्ट एन इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, देयर इज नो एज्यूम्ड वन सिग्निफाइड मीनिंग। जो सिग्निफाइड आपने सोचा हुआ है उसकी भी मल्टीपल सिग्निफायर हैं और मल्टीपल उसके ओरिजिन हैं। यानी तो कोई भी ट्रांसेंडेंटल आप कह सकते हैं जो सिग्निफाइड है वो पूरा नहीं। यानी आप यूं समझ लें, जो मैंने आपको बार्बर की भी मिसाल ली, कि जो सेंटर है वो सेंटर को कंट्रोल करता है लेकिन फिर सेंटर से भाग जाता है। इसकी यूं मिसाल ले लें, कोई बिल्डिंग है, अगर उसको डेवलप किया जाता है तो उसकी फर्ज करें अगर ये सेंटर रख दिया जाता है, ये सेंटर है, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग डेवलप होगी तो सेंटर तो बदल जाएंगे काफी जगहों पे। इस पोर्शन के लिए ये सेंटर हो जाएगा, इस पोर्शन के लिए ये सेंटर हो जाएगा, तो सेंटर बेसिकली एस्केप हो रहा है सेंटर से। तो कोई हम ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड जो हमने सोचा हुआ है, कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल सोचा है, वो स्टिल चैलेंजेबल है। तो इस सेंटर को दर हकीकत में वो ट्रांसेंडेंटल सिग्निफायर के तौर पर नाम देता है डेरिडा। मोनोसेंट्रिज्म हमें ये बताया गया क्लाउडियो लेवी स्ट्रॉस या फर्डिनांड de Saussure की तरफ से, स्पीच की प्रियोरिटी और रिटर्न की कोई वैल्यू नहीं, जबकि डेरिडा ये कहता है कि रिटर्न लैंग्वेज प्री एग्जिस्टिंग है, यानी पहले से इसका वजूद है, और इस तरह से किसी भी चीज को बाइनरी ओपोजिशन की तरह से ट्रीट करना ये एक गलत तरीका है, किसी को प्रिविलेज बना देना, यही चीजों को वो क्रिटिसाइज करता है। अब मजीद देखते हैं इसको। वो कहते हैं कि
स्पीच और राइटिंग का जो हकीकत में जो आइडिया है, ये भी एक लोगोसेंट्रिज्म यानी एक वेस्टर्न बिलीफ है, पहले से ट्रेडिशनल जो चलता आ रहा है कि एक सिग्निफायर किसी टोटलाइज सिग्निफायर की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि एक दूसरे सिग्निफायर की तरफ इशारा देता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक दरख्त समझते हैं आप, तो एक आप जिसको स्पोकन या स्पेशली जो उसकी इमेज है जो भी फिजिकल, वो मुख्तलिफ तरह की चेंज होती जाती है। वो ओक ट्री है, येलो ट्री है, ग्रीन ट्री है, एटसेट्रा। तो मल्टीपल सिग्निफायर आ जाते हैं और फिर एंडलेस प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेशन शुरू हो जाता है। साथ साथ में वो फोनोसेंट्रिज्म के साथ ये बताते हैं कि भाई ये कह देना कि स्पीच प्रिविलेज है और रिटन लैंग्वेज प्रिविलेज नहीं है, गलत है। क्योंकि सदियों साल पुराने अगर आप देखें तो दरख्तों की छालों के ऊपर या पुरानी चीजों के ऊपर लिखे हुए आपको इबारतें नजर आएंगी, जब लोग सही उनके पास लैंग्वेज भी नहीं थी। तो इट मीन्स के रिटन लैंग्वेज प्री एग्जिस्टिंग है और पहले से उसका वजूद है। तो फिर ये आइडिया जो प्रिविलेज क्लास का या बाइनरी ओपोजिशन का, ये तो टोटल फ्लॉप हो गया। आर्क राइटिंग, आर्क राइटिंग एक्विचर यानी इसको फ्रेंच में कहते हैं कि लैंग्वेज एक तरीका कार है लिखने का। राइटिंग कैन नॉट बी रिड्यूस टू लेटर्स और सिंबल्स, और एक पेज पे उसको नहीं लिखा जा सकता। तो ये लैंग्वेज या जो दर हकीकत में है, ये एक राइटिंग से रिलेटेड है। और डिफरेंस है, डिफरेंस से मुराद पोस्टपोनमेंट ऑफ ट्रू मीनिंग्स और या आइडिया है। इट डिफर्स फ्रॉम वन अनदर। फ्री प्ले यानी द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ जो लैंग्वेज है वो हमें फ्री प्ले का मौका देती है, यानी अनडिसाइडेबिलिटी या इनडिटर्मिनेंसी के बारे में बताती है। किसी चीज को आप फाइनल पे आप पहुंच ही नहीं सकते। तो इसी तरीके से वो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो कहते हैं कि जो आर्ट राइटिंग है, इट रेफर्स टू अ काइंड ऑफ राइटिंग दैट प्रीसीड्स बोथ स्पीच एंड राइटिंग। राइटिंग इज एन आल्सो अल्टीमेट प्रिंसिपल दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ लोगोस। यानी आप यूं समझ लें कि स्पीच जो है कैन बी सीन एज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, राइटिंग ऑन एयरवेज, राइटिंग ऑन द मेमोरी ऑफ द लिसनर ऑन द रिकॉर्डेड वॉइस। अब मैंने आपको पहले बताया कि किस तरीके से वो कहते हैं कि जो रिटन लैंग्वेज है वो प्री एग्जिस्टिंग है, वो पहले से उसका वजूद मौजूद था। तो ये प्रिविलेज देना स्पोकन को, जैसा कि मुख्तलिफ थ्योरिस्ट देते रहे, वो मुनासिब नहीं है। डिफरेंस, एक लफ्ज जो उन्होंने कॉइन किया, टू साइमल्टेनियस उसकी मीनिंग है। क्या मीनिंग है? पहला टू डिफर यानी डिले कर देना, और दूसरा टू डिफर यानी फर्क डाल देना। वो ये कहते हैं कि जब आप बोलकर ये लफ्ज प्रोनाउंस करेंगे डिफरेंस, तो किसी को फर्क पता चलेगा कि आपने ये वाला लफ्ज बोला या ये लफ्ज बोला। किसी को नहीं पता चलेगा जब आप बोल कर कोई बात कहेंगे। ये उस वक्त पता चलेगा जब आप इनके स्पेलिंग लिखेंगे और आपको अंडरस्टैंड होगा, ओहो ये तो ये गलत है, इसका ये मतलब है और इसका ये मतलब है, क्योंकि स्पेलिंग की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि जो रिटन लैंग्वेज है वो भी, उसकी भी वैल्यू है और उसकी भी यानी एक अपनी एक यानी आप शनाख्त है। तो ये कह देना कि स्पोकन प्रिविलेज रिटन नहीं है, तो ये तमाम आइडियाज फौरन से यानी कोलैप्स कर जाते हैं जब हम किसी भी चीज को कंपैरिजन में या बाइनरी ऑपोजिशन के आइडियाज में या स्ट्रक्चर की मदद से जांचने की कोशिश करें। तो डिफरेंस जो पहला लफ्ज है बेसिकली डेलिब्रेट मिस स्पेलिंग है डिफरेंस का, जो कि डेरिडा ने कॉइन किया और ये आपके सामने। तो डिफरेंस इज स्पेलिंग दैट कैन नॉट बी फेल्ट इन स्पीच। स्पीच में आपको ये नहीं पता चलेगा, हेंस द स्पीच प्रिविलेज इज चैलेंज्ड। ईच सिग्निफायर डिफर्स फ्रॉम अनदर बट ओनली डिफर्स द अदर मीनिंग। तो डेफिनेटली जो एक सिग्निफायर है वो दूसरे से हटकर कोई आइडिया पेश कर रहा है। ना सिर्फ वो हट के आइडिया पेश कर रहा है, बल्कि जो मीनिंग है, ट्रू मीनिंग जो सिग्निफाइड आपने सोच रखा हुआ है, उसको भी वो डेफर कर रहा है। यानी इट मींस के सिग्निफाइड जो सोच चुके हैं मेंटल इमेज है, वो भी चैलेंजेबल है और वो भी उसकी, वो भी क्वेश्चनेबल है। तो इसी तरह कंप्लीट मीनिंग तक पहुंच जाना वो बिल्कुल एक डिफरेंशियल प्रोसेस है, एंड इट इज कंसीडर्ड एज पोस्टपोनमेंट इन लैंग्वेज। देयर इज नेवर अ मोमेंट व्हेन मीनिंग इज कंप्लीट एंड टोटल। तो यूं समझ लें कि किस तरह से मीनिंग डिक्शनरीज में इवॉल्व हुए हैं। जॉनसन की डिक्शनरी में देख रहे हैं और आज में देख लें कंपैरिजन, आप कितना फर्क आपको नजर आता है। अब सिमुलेक्रो सिमुलेशन फाइनल चलते हैं, कंक्लूड करते हैं। अ, जो जॉन बॉड्रिलार्ड है वो ये कहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, इट हैज रिप्लेस्ड ऑल रियलिटी एंड मीनिंग विद सिंबल्स एंड साइंस। और ह्यूमन एक्सपीरियंस दर हकीकत में एक सिमुलेशन बन के रह चुका है। पहले ये कंसेप्ट था कि पहले नेचर फर्स्ट था और कल्चर बाद में था, लेकिन आज कल्चर पहले है और नेचर बाद में। यूं समझ लें कि अब किसी जगह आप सैर करने जा रहे हैं तो पहले बिल बोर्ड आपको आएंगे, उस पर पहाड़ियां नजर आएंगी और आपको कहेगा आए इन पहाड़ियों पे सैर करें। पहाड़ छुपे होंगे लेकिन बिल बोर्ड आपको नजर आएंगे, चार्ट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इमेजेस या डिज्नीलैंड, टोटल फेरी लैंड।
या किसी भी न्यूज कवरेज या किसी भी इंसिडेंट को बराह रास्त देखने के बजाय आपको कवरेज दिखाई जाती है, तो दर हकीकत में एक फॉल्स एलिमेंट का हमें नजर आता है, एक फॉल्सिफिकेशन यानी एक छुपी हुई चीज हमें नजर आती है, जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कंसेप्ट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशन, हाइपर रियलिटी, रियलिटी से भी ऊपर का एक वर्जन दिखाया जाता है आपको, आप समझ लें। ये किस तरीके से ये चीजें जो है वो आपको जो दिखाया जा रहा है वो हकीकत में सच से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं। द डिमांड फॉर प्रोडक्ट बिकम्स कम्स बिफोर द एक्चुअल प्रोडक्ट। किसी चीज की एक आर्टिफिशियल आप समझ लें कि डिमांड पैदा कर देना, ये अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट या इसको हम दिखाते हैं पोस्ट मॉडर्न कंसेप्ट है आजकल के दौर का, जो कि हकीकत में रियल नहीं है। ये कल्चर फर्स्ट और नेचर सेकंड की प्रैक्टिस है। इसी तरह हम जो चीजों को आइडियलाइज कर रहे हैं टीवी पे देखकर, उनको अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हालांकि वो आइडियल लाइफ नहीं है। जैसे सेक्स को जॉन बॉडरिलैट करते हैं कि बेसिकली पैदाइश के अमल के पुराने बढ़ाने का एक तरीका है, लेकिन आजकल जो सेक्स है वो इस चीज से देखा जाता है कि हम वी आर लुकिंग फॉर मेट्स, जो कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेशन जो हमने देखी मूवीज पे, उनको पूरा कतर उतरते हैं, उनको हम तलाश करते हैं अपनी रियल लाइफ में, क्योंकि हालांकि वो तो आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है। तो ये चीजें हमें नजर आती है। इसी तरह जो सच है वो तो बताया ही नहीं गया, द ट्रूथ इन नेवर एग्जिस्टेड एट ऑल बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट मॉडर्निस्ट कंसेप्ट इन दिस वर्ल्ड। इस लिटरेसी को कैसे इंप्लाई करेंगे, मसलन किस तरह से जो सियाह किरदार हैं उनको प्रोटैगनिस्ट या हीरोज का रोल नहीं दिया गया, तसव्वुर करें अगर उनका रोल बदल दिया जाए। इसी तरह अगर कोई टेक्स्ट है वो किस तरह से मार्जिनलाइज कम्युनिटी को अंडर रिप्रेजेंट करके दिखाता है, और फिर उस पॉपुलर डिस्कोर्स के भी स्लेवरी ठीक है भाई होनी चाहिए इस तरह से, और हाउ वुड यू डीकंस्ट्रक्ट द आइडियोलॉजी, और किस तरह से आप उसको डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। और इसी तरह जो रीडर्स हैं वो ट्रुथ को कैसे समझ लेते हैं आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट, और फ्लूइड आइडेंटिटी ऑफ ट्रू और अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट बी फिक्स्ड, ये तो हमें पता है, वो स्ट्रक्चरलिस्ट ये मानते हैं। तो आप क्या समझते हैं किसी रीडिंग को पढ़कर, और आप एक दफा पढ़ेंगे तो क्या मतलब लेंगे, दूसरी दफा पढ़ेंगे तो क्या मतलब लेंगे, तीसरी दफा पढ़ेंगे तो क्या मतलब लेंगे। So how is the truth often veiled in the veil of ignorance? So deconstruct that false notion or ideas or ideals shown in literary text. Like animal form, Lord of the Flies में discourse, truth and power को तलाश करें। मिसाल के तौर पर जो नॉलेज है विंड के मुतालिक, या जो नॉलेज है कूंज के मुतालिक, और किस तरह से उस नॉलेज को वी वांट मीट का स्लोगन लगाकर एक पावर बिल्ड की जाती है, एक डिस्कोर्स डेवलप किया जाता है और फिर पावर का जरिया बना लिया जाता है। इसको डिकंस्ट्रक्ट कीजिए, यही आप एनिमल फॉर्म में भी कर सकते हैं इस तरह की। तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। ये रेफरेंसेस हैं जिनको इस्तेमाल किए गए इस वीडियो को बनाने में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। शुरू के 20 मिनट 15 मिनट सिंपल रीडर्स के लिए, लिसनर्स के लिए, बाकी एडवांस व्यूअर्स के लिए। अपनी फीडबैक के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा, और अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।